डियर स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है, नया चैप्टर शुरू हो रहा है, लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट्स ऑफ वेक्टर्स। कोई भी वेक्टर कब लीनियरली डिपेंडेंट होंगे या कब लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, तो ये हम कैसे करेंगे। लिखिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट of vectors। linearly independent and dependent of vectors। यहां पर हमारा क्या है, लेट, एक ही में दोनों को जोड़ देते हैं परिभाषा में, लेट x1 x2 x3 and so on xn are the vectors। let x1 x2 x3 and so on xn are the vectors over the field f, over the field f, then the condition लिखिए क्या है, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस एंड सो ऑन प्लस an xn। यहाँ पर क्या है, x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn जो है वेक्टर हैं, और ये a1 a2 a3 an जो है वो इन वेक्टरों के कोफिशिएंट हैं। तो ये मैंने लीनियर कंडीशन बना ली। क्या बना ली, लीनियर की कंडीशन क्या होती है, सभी वेक्टरों को कोफिशिएंट के द्वारा जोड़ लिया जाए, वो इज इक्वल टू हमारा क्या है, ये जीरो वेक्टर है। अगर x1 x2 x3 हमारे वेक्टर है xn, तो ये भी हमारा जीरो वेक्टर है। अब ये x1 x2 x3 xn कितने फील्ड एलिमेंटों से मिलकर वेक्टर बना है, उतने ही फील्ड एलिमेंटों से हमारा जीरो बनेगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मैंने एक शब्द कहा कि x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn आर दी वेक्टर्स ओवर द फील्ड f। तो कोई भी वेक्टर बिना फील्ड एलिमेंटों के निरूपित नहीं किया जा सकता। जैसे हम जो कहें कि x y z कोई एलिमेंट हैं, वो फील्ड f को बिलोंग करते हैं, देन तब कहते थे r वेक्टर बराबर क्या होगा, तो बोलते थे x i प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो ये हमारी डायरेक्शन है, एलोंग x अक्ष हमारी, ये j है एलोंग y अक्ष और k है एलोंग z अक्ष। तो हम एलोंग x अक्ष कितनी दूरी चले, x डिस्टेंस एलोंग x अक्ष चले, y की तरफ हम फिर चले हैं y डिस्टेंस, और फिर z की तरफ चले हैं हम ऊपर को z डिस्टेंस। तो जहाँ से हम चले थे उस O बिंदु से इस बिंदु को मिला दिया जाए, तो जो OP जो बराबर r वेक्टर है वो कितना होगा, x i y j, और जो ऊपर को चले हैं वो z के
इसीलिए इस बिंदु को हम एक्स वाई जेड से भी लिख देते हैं। चाहे तो किसी आर वेक्टर का मान आई जे के पदों में लिखिए और चाहे पॉइंट फॉर्म कहो। तो जब कहते थे कि ओ ओरिजिन है 0 0 0 और पी हमारा यानी पॉइंट है 1 2 3, तो जो ओपी हम निकालते हैं वेक्टर के रूप में, ओपी वेक्टर निकालते हैं, तो जो 1 2 3 पॉइंट है वो कहलाता है 1 इंटू आई प्लस 2 इंटू जे प्लस 3 इंटू के। तो कहने का मतलब था कि कोई भी, जैसे हमारे ये वेक्टर हैं, तो वेक्टर बिना फील्ड एलिमेंटों के नहीं बनता। अगर हमारे पास एक्स वाई जेड ये स्केलर हैं और इनसे जो बनके तैयार हुआ है आर, जी आर हमारा वेक्टर है और जो आर वेक्टर बना है वो हमारे एक्स वाई जेड स्केलर हैं। तो बिना फील्ड क्या होता है? स्केलर। तो फील्ड एलिमेंट जो हमारे हैं वो हमारे कैसे हैं? स्केलर हैं। और इन स्केलर फील्ड एलिमेंटों से जो बनता है आई जे के डायरेक्शन लगाने पर वो हमारा वेक्टर कहलाता है। तो कोई भी वेक्टर विदाउट फील्ड एलिमेंट के नहीं हो सकता। इसीलिए हम कहते हैं कि x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn आर दी वेक्टर्स हैं। और वो भी किस पर वेक्टर बन रहे हैं? किसके द्वारा बने ये वेक्टर? फील्ड एलिमेंटों से। देन द कंडीशन a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 और प्लस एंड सो ऑन an xn इज सेट टू बी लीनियरली कंडीशन यही रहेगी, चाहे डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, कंडीशन हम यही लेके चला करेंगे। लेकिन इसमें से जब हम a1 a2 a3 an के मान निकालेंगे वो सभी मान हमारे 0 आ जाएं तो हम कहेंगे कि ये कंडीशन जो है उसमें जो a1 a2 a3 an है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट को बिलोंग करते हैं। और a1 a2 a3 एंड सो ऑन an जो है वो इज नॉट इक्वल टू 0 जब आया करेंगे तो हम क्या करेंगे कि गिवन वेक्टर्स जो हमारे x1 x2 x3 xn हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं। तो फॉर लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वी हैव, चाहे लीनियरली डिपेंडेंट हो चाहे लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, कंडीशन दोनों की यही लगती है। लेकिन इसको जब सॉल्व करके हम फुर्सत होते हैं तब हमें a1 a2 a3 और an के मान प्राप्त होते हैं। यदि वो मान जो a1 a2 a3 an के प्राप्त हुए ऑल आर 0 आ जाते हैं, then the given vectors x1 x2 x3 and so on xn are linearly, अगर 0 आ जाते हैं तो आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और सभी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0 कहिए या डिपेंड ऑन के कहिए, तब हम कह देते हैं कि दी वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो मैं क्वेश्चनों में मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके दिखाऊंगा। अभी जो है आप इतना देखेंगे कि जो हमारी ये कंडीशन है वो लीनियरली डिपेंडेंट हो हमारे x1 x2 x3 xn, उसके लिए भी यही होती है और जो इंडिपेंडेंट होंगे उनके लिए भी यही होती है। दोनों के लिए कंडीशन जब है, कंडीशन तो हमारी एक ही होगी दोनों के लिए, चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे वो इंडिपेंडेंट हो। लेकिन हम पहचानेंगे कैसे वो हम नीचे लिखने जा रहे हैं। मैंने लिखा क्या कि x1 x2 x3 एंड सो ऑन जो xn ये जो वेक्टर्स हैं ओवर दी फील्ड एफ, मैंने बता दिया कि फील्ड के द्वारा कैसे इनकी रचना होती है। यही x1 x2 x3 xn इस कंडीशन को बिलोंग करते हों और बिलोंग के साथ साथ इज सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट
independent if all a1 a2 a3 is equal to and so on is equal to an is equal to 0। कहने का मतलब है a1 a2 a3 an ये सभी के मान यदि हमारे 0 निकल के आएंगे तो हम उसको कहेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। एंड इफ all a1 is equal to a2 is equal to a3 is equal to and so on is equal to an, all r is not equal to 0। अगर इन सब के मान हमारे कंडीशन तो मेरी यही लगेगी और इस कंडीशन में x1 x2 x3 xn वेक्टर हैं और a1 a2 a3 an उनके कोफिशिएंट हैं। तो जो x1 x2 x3 xn हैं जो वेक्टर हैं वो वही वेक्टर कहलाएंगे। जो वेक्टर होते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेक्टर कहलाते हैं। कब? जब कोफिशिएंट a1 a2 a3 a1 a2 a3 an के मान इन सभी के 0 आ जाए तो इंडिपेंडेंट और इन सब के वैल्यूएशन जो हमारे हैं वो इज नॉट इक्वल टू 0 आए तो हम कहते हैं लीनियरली। ये थे हमारे लीनियरली डिपेंडेंट इफ ऑल आर 0 एंड इफ ऑल a1 a2 a3 an is not equal to 0 then the vectors are called linearly dependent। तो नतीजा क्या निकला? कंडीशन तो हमने क्या कहा कि ये हमारे वेक्टर हैं देन द फील्ड एफ पर देन द कंडीशन ये जो लिखी हुई है वो इज सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएगी, इंडिपेंडेंट कहलाएगी जब ये सभी 0 हों। एंड इफ ऑल आर ये जब 0 नहीं हैं then the vectors are called linearly dependent। आइए इतनी सी बात है, केवल इसको लेके चला करेंगे और अगर a1 a2 a3 an के मान 0 आ जाए तो हम कह दिया करेंगे x1 x2 x3 xn लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं और अगर इनके मान हमारे 0 नहीं आएंगे तो डिपेंडेंट कहलाएंगे। अब अपनी जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 to लास्ट सभी खत्म करने वाले हैं। इसमें केवल इतनी सी थ्योरी है कि यही कंडीशन डिपेंडेंट की होती है, यही कंडीशन इंडिपेंडेंट की होती है। फर्क केवल इतना है कि इस कंडीशन को लगाने पर a1 a2 a3 an के मान 0 आ जाए तो इंडिपेंडेंट और इज नॉट इक्वल टू 0 आए तो डिपेंडेंट कहलाते हैं। अब एक्सरसाइज एक ही है तो इसको 6A चलिए 6A कहते हैं और 6B जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस। अब आपकी है एक्सरसाइज 6A। शांति से देखते रहिए, जो मैंने 2 लाइनें कही हैं वो कंडीशन दोनों की एक है और अगर सभी मान a1 a2 के 0 आते हैं तो इंडिपेंडेंट और इज नॉट इक्वल टू 0 आते हैं तो डिपेंडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अभी शुरुआत है। वेक्टरों का जोड़ना घटाना ये भी बताना है। तो एक्सरसाइज 6A क्वेश्चन नंबर 1 इन्होंने क्या कहा, इफ x1 की वैल्यू जो है हमारी वो क्या है 3 1 -4 3 1 -4। x1 की वैल्यू, x1 क्या है वेक्टर, x1 क्या है वेक्टर और ये x1 वेक्टर किससे बना है 3 1 -4 फील्ड एलिमेंट से। इसी x1 वेक्टर को हम ऐसे भी कह सकते हैं 3i + j और -4 के, ऐसे भी कह सकते हैं। चलिए 3 1 -4 और x2 बराबर दिया है कितना 2 2 -3 2 2
3 और x3 बराबर दिया है 0 - 4 1। ये 3 वेक्टर दिए हुए हैं, तो इन वेक्टरों से हमें कुछ मान ज्ञात करते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने ये कहा कि x1 + x2 + x3 के मान निकालिए। तो x1 + x2 + x3 का मान निकालें तो जो वेक्टरों का जो एडिशन होता है वो भी एक वेक्टर ही होगा। तो तीनों को जोड़ेंगे तो भी वेक्टर आएगा। अब हम क्या करेंगे, जोड़ते कैसे हैं कि ये जो पहला एलिमेंट है वेक्टर का, तो पहले में पहला ही जुड़ेगा, कभी पहले में दूसरा नहीं जोड़ देना। तो ये हो गया 3 + 2 + 0, तो 3 और 2 5 और 5 और 0 5 ही रहा। और ये 1 और 2 3 हो गए पॉजिटिव, 1 और 2 3 और 3 में से 4 निकल गए नेगेटिव, तो -1 कहलाएगा। और ये -4 और -3 कितने हैं, -7। -4 और -3 कितने हैं, -7। और -7 में से ये प्लस का 1 निकल गया, तो ये -6 हो गया। ये आंसर पहला। दूसरा सेकंड पार्ट में, इसमें मुझे जोड़ना था, तो जोड़ने की प्रॉपर्टी ये थी कि पहले में पहला ही जुड़ेगा, दूसरे में दूसरा एलिमेंट ही जुड़ेगा और तीसरे में तीसरे वाले जुड़ेंगे, इसलिए पूछा गया था। दूसरा क्या है, 2x1 - 5x2। ध्यान दें इस पर, 2x1 - 5x2 का मान पूछा है, तो 2 × और x1 की वैल्यू रख दीजिए 3 1 - 4। अभी शुरुआत है। शुरुआत करने के बाद अभी हम आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पे पहुंचते हैं। अभी तो केवल जोड़ना और घटाना और ये मल्टीपल बाई 2 और 5 ये बातें चल रही हैं। तो 2 × और x1 की वैल्यू लगा दी, -5 × और ये x2 की वैल्यू लगा दें, कितनी है 2 2 - 3 2 2 - 3। तो आपका ये कैलकुलेट होके कितना आएगा, 2x1 - 5x2 = पहले 2 का मल्टीपल करें तो ये वेक्टर के हर एलिमेंट में मल्टीपल होता है इसका। 2 × 6 हो गया, ये 2 × 1 2 हो गया और 2 × 4 -8 हो गया। और ये माइनस और 5 का अंदर मल्टीपल करें तो ये 10 हो गया। माइनस तो बाहर है, 5 का करिए तो 10 हो गया, कॉमा ये 10 हो गया, 5 दूनी 10 और 5 या 15 कहें तो -15 हो गया। देयरफॉर 2x1 - 5x2 = हो कितने गए। अब हमारा देखना, ये प्लस का 6 है और ये घटाएंगे 6 में से 10 तो -4 मिलेगा। ध्यान दीजिए, ये घटा रहा हूँ, इसमें से इसे नहीं घटा रहे हम, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 6 में से हमारा 10 गया तो -4 और 2 में से 10 गया, 2 में से 10 घटाइए तो -8 और -8 में से घटाइए -15 तो यहाँ +15 हो जाएगा और 8 7 15 तो प्लस का 7 हो गया, प्लस का 7 हो गया। ये सेकंड था। और इसमें थर्ड पार्ट क्या पूछा है, इस पे होमवर्क लिख लो, ये आप निकालेंगे। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है वो देखिए, 2x1 - 3x2, 2x1 - 3x2 और आगे लिखा है 2x1 - 3x2 - x3। तो आप क्या करेंगे, 2 × और यहाँ मान रख लेंगे x1 का 3 1 - 4, 3 1 - 4, 2 × x1 -3 × और x2 की वैल्यू आप लगा देंगे 2 2 - 3, 2 2 - 3 और माइनस करके फिर लिखा है x3, तो -x3 का मतलब 0 - 1 4, 0 - 4 1, 0 - 4 1। समझ गए होंगे। इसका अंदर गुणा करिए, इसका अंदर गुणा करिए, फिर जोड़ घटा लीजिए, इसको आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 2, हाँ सुने, क्वेश्चन नंबर 2 भी लिख लीजिए, होमवर्क लिखे हम दे रहे हैं क्या है, इसको कर लोगे ना। क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंचते हैं। अभी केवल वेक्टरों का जोड़ना घटाना और गुणा करना है केवल। क्वेश्चन नंबर 2 हम लिख देते हैं क्या है,
इफ x1 बराबर 1 2 3, इफ इसी जैसा है इसलिए इसको भी आप करेंगे, इसको 1 2 3। x1 की वैल्यू है हमारी 1 2 3, x2 है -3 2 1, और x2 की वैल्यू, ये वेक्टर है, वैल्यू का मतलब x1 वेक्टर है 1 2 3, और जो x2 वेक्टर है उसकी वैल्यू है x2 की -3 2 1 -3 2 1, और जो आपका x1 हो गया, x2 हो गया, और जो x3 वेक्टर है वो 1 -2 3, और जो x3 वेक्टर है वो है 1 -2 3, 1 -2 3। फाइंड दी वेक्टर्स। पहला क्या पूछा है इन्होंने, लिख लीजिए, इस पे होमवर्क है। इन्होंने कहा 2x1 का मान ज्ञात कीजिए। अरे भाई 2 इंटू और x1 की वैल्यू लगा देना यहाँ पर 1 2 3 और बराबर 2 का गुणा हर एलिमेंट में होगा, तो क्या मिल गया 2 4 6, ये पूछा था। बस ऐसे चलते रहिए। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, सिंपल है अभी। अब केवल डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट से कहना है, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 प्लस x3 पूछा है, प्रश्नवाचक चिन्ह आप निकालिए इसको। और अगला वाला थर्ड पार्ट है वो है x1 प्लस x2। थर्ड पार्ट में केवल पूछा है कि x1 में x2 जोड़ दीजिए, और जो हमारा फोर्थ पार्ट है उसमें क्या पूछा है कि 2x1 प्लस x2 माइनस x3, 2x1 प्लस x2 और माइनस x3, तो इसमें 2 का गुणा करना, फिर इसे जोड़ना, इसको घटा देना, प्रश्नवाचक चिन्ह। कोई खास बात नहीं थी इनमें। अब मैं अपनी बात पर चलता हूं। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यहीं लिख लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इफ x1 बराबर है 1 1 2, अभी शुरू होने वाले हैं आगे के डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, अभी सादा चल रहा है। इफ x1 बराबर है 1 1 2 1 1 2 और x2 बराबर कितना है, इसमें तो लिखा ही नहीं है, छपा ही नहीं है इसमें। 2 -1 -6, चलो लगा के देखते हैं। x2 बराबर हमारा कितना लिखा है, x2 बराबर है 2 -1 -6, 2 -1 -6, अभी मैंने अंदाजे से लिख लिया है। और एंड जो x3 की वैल्यू है वो कितनी है, 13 4 -4, 13 4 -4। अब आपको कहा क्या है नीचे, प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है कि 7x1 करें और प्लस 3x2 करें। x1 में 7 का मल्टीपल, x2 में 3 का मल्टीपल कर दें तो बराबर x3 वाले के बराबर इसके हो जाए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड सच दैट टेंस टू, लेफ्ट हैंड साइड सच दैट टेंस टू क्या है, 7x1 प्लस 3x2, 7x1 प्लस 3x2। अभी सादा चल रहा है। अब अभी हमारी न तो कंडीशन लगी और न a1 a2 के मान निकले, अब बस निकलने ही वाले हैं। 7x1 प्लस 3x2 निकालें तो 7 इंटू x1, x1 की वैल्यू है 1 1 2 और प्लस और 3 इंटू x2 और x2 की वैल्यू है आपकी 2 -1 -6। अब इसमें अंदर मल्टीपल करिए तो 7x1 प्लस 3x2, बहुत इजी है, इनमें कुछ है नहीं, जल्दी चलते हैं आगे। 7 का अंदर मल्टीपल करें तो ये हो गया 7, ये 7 और 7 दूनी 14 और 3 का मल्टीपल अंदर करें तो ये 3, 3 दूनी 6, 3 1 3 का मतलब -3 और 3 18 का मतलब -18 हो गया ये। अब मैं देखता हूं कि 7x1 प्लस 3x2 का मान जो निकाल के ला रहा हूं क्या x3 के बराबर आ रहा है, देखते हैं। तो 7 और 6 ये 13 हो गए आपके, 7 और 6 13, और ये 7 में से हमारे माइनस के 3 निकल गए तो ये 4 हो गया आपका 4, और ये 14 प्लस के हैं और माइनस के 18 हैं तो ये माइनस का 4 हो गया। देखना ये कहाँ लिखा है,
13 4 माइनस 4, ये लिखा देखो 13 4 माइनस 4। अब 13 4 माइनस 4 का मान क्या है? x3। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? x3। तो देयरफॉर प्रूफ हो गया 7x1 प्लस 3x2 लेके चले, और ये वाली जो वैल्यू है वो किसकी है? तो ये बराबर x3 के आ गया। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सो दैट दी वेक्टर, ये दो लिखे हुए हैं, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। फोर्थ क्वेश्चन है सो दैट दी वेक्टर, पूरा ही लिख देता हूं, सो दैट दी वेक्टर्स, सो दैट दी वेक्टर्स 1 2 3 1 2 3 2 2 0, और दूसरा वेक्टर है 2 2 0। सो दैट दी वेक्टर्स 1 1 2 3 और 2 2 0 फॉर्म ए लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये किस फॉर्म में है? फॉर्म ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सिद्ध करना है। क्या करना है? इंडिपेंडेंट, ये सिद्ध करना है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्या होता था? कंडीशन हम दोनों में लेके चलते हैं एक ही, फॉर लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ वेक्टर्स वी हैव a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस एंड सो ऑन प्लस an xn बराबर o इज द जीरो मैट्रिक्स है, जीरो वेक्टर है। तो कहने का मतलब इस कंडीशन को लेके चलें, और यदि a1 a2 a3 an के मान जीरो आ जाते हैं तो इंडिपेंडेंट कहते हैं। जीरो के लिए इंडिपेंडेंट और इज नॉट इक्वल टू जीरो आए तो डिपेंडेंट। देखते हैं कैसे आते हैं। ये जो दो वेक्टर दिए हैं जिनको मुझे इंडिपेंडेंट सिद्ध करना है, तो इन वेक्टरों को मानना पड़ेगा। तो इनको हम लेट कर लेते हैं कि पहला वेक्टर को x1 कह दिया और दूसरे वेक्टर को मैंने x2 कह दिया। तो लिखे नीचे लेट, सॉल्यूशन शुरू हो गया। सॉल्यूशन में लिखें लेट x1, पहले वेक्टर का नाम दे दिया। लेट क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि यहाँ x1 x2 करके नहीं लिखे हैं ये क्या है, लेकिन मैंने मान लिया कि ये पहला वेक्टर है, उसे हम नाम दे दें x1। तो x1 क्या है? 1 2 3, और जो कॉमा दूसरा वेक्टर दिया है उसे मैंने x2 नाम दे दिया 2 2 0 2 2 0। ये हमें ये दिखाना है कि इंडिपेंडेंट है। तो कहेंगे, यहाँ कह के चलेंगे नाउ फॉर x1 बराबर इतना है और x2 बराबर इतना है, तो नाउ फॉर लीनियरली डिपेंडेंट now for linearly dependent and independent we have now for linearly dependent and independent vectors, और कह दो independent vectors, कॉमा लगा के कह दो we have। ये भाषा हर क्वेश्चन में आपको कहनी है। जब ऊपर आपके वेक्टर लिखे हों तो कंडीशन लगाने के लिए भाषा क्या बोलेंगे? नाउ फॉर लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स वी हैव। दोनों के लिए कंडीशन क्या होती है? a1 x1 प्लस a2 x2 बराबर o। अच्छा, मैंने यहाँ पर कंडीशन में दो ही एलिमेंट क्यों लिखे, x1 और x2 के? और एक बात ध्यान रखना, जितने वेक्टर दिए होते हैं उतने ही हमें कोफिशिएंट लेने पड़ते हैं। अगर दो वेक्टर हैं तो दो कोफिशिएंट, तीन वेक्टर हों तो a1 a2 a3 तीन कोफिशिएंट, और अगर n वेक्टर हों n तो हमें n कोफिशिएंट लेने पड़ेंगे। और कंडीशन क्या होती है जब दो हों तो क्या बनेगी? a1 x1 प्लस a2 x2 बराबर हो। देखिए, सबसे पहले हम
देयरफॉर A1 तो मैंने A1 लिख लिया और x1 का मान लगा लो क्या है 1 2 3 ऐसे लिख लिया और प्लस A2 लिख लिया ये वाला और x2 के मान लगा दो 2 2 0 और बराबर और इसमें अगर हमारे किसी वेक्टर में 3 एलिमेंट हैं तो उसके जीरो वेक्टर में भी 3 ही एलिमेंट होंगे 0 0 0। ध्यान दें 1 2 3 3 है इस वेक्टर में एलिमेंट और इसमें 2 2 0 इस वेक्टर में भी 3 एलिमेंट हैं तो इसके जीरो वेक्टर जो बराबर जीरो वेक्टर कहते हैं ये x1 वेक्टर ये x2 वेक्टर तो ये बराबर जीरो वेक्टर हुआ तो जीरो वेक्टर में भी 3 होंगे। अब हम क्या करेंगे देखिए गुणा करते जाइए पहले में पहला जोड़ा जाता है तो क्या बनेगा 1 इंटू A1 एक समीकरण क्या बनेगा 1 इंटू A1 या A1 कहिए 1 इंटू A1 और प्लस 2 इंटू A2 कहने का मतलब ये हुआ और बराबर पहला जीरो पहला वाला पहले में जुड़ेगा इनका गुणा होता जाएगा 1 इंटू A1 प्लस और 2 इंटू A2 बराबर 0। ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा लिखिए 2 इंटू A1 ध्यान दें यहाँ पर 1 इंटू A1 और 2 इंटू A2 तब ये 0। अब अगले वाले में करिए इसमें और इसको जोड़िए तो 2 इंटू A1 और प्लस 2 इंटू A2 और बराबर ये वाला 0 नंबर 2 हो गया। तीसरा वाला 3 इंटू A1 और प्लस 0 इंटू A2 तो 3A1 ही रह गया और बराबर 0 3। तो फ्रॉम 3 वी गेट हमें 3 से क्या मिला 3 से हमें मिला कि 3A1 बराबर 0 तो A1 बराबर 0 और ये A1 का मान पुट अप कर दें हम पुट कर दें इसको। अब लिखिए नाउ फ्रॉम 1 कहिए या 2 कहिए क्योंकि A1 का मान इसमें 0 लगाएं तो भी A2 का मान 0 आएगा और A1 का मान 2 में लगाएं तो भी A2 का मान 0 आएगा। नाउ फ्रॉम 1 हमने 3 से क्या किया A1 का मान 0 मिल गया और वो 3 वाले से A1 मिला तो नाउ फ्रॉम 1 वी गेट 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो चलिए 1 वी गेट तो 1 से क्या मिलेगा A1 की जगह तो ये 0 लिख लिया प्लस के 2 इंटू A2 बराबर 0 तो यहाँ से मिला 2 इंटू A2 बराबर 0 तो A2 बराबर हो गया 0/2 और 0/समथिंग 0 होता है तो यहाँ से A2 बराबर 0। देयरफॉर यहाँ पर क्या मिला A1 का मान भी 0 आया और A2 का मान भी 0 आया और जब सभी मान 0 आते हैं तो मैंने क्या कहा था हैंस यहाँ पर आंसर लिखेंगे हैंस दी वेक्टर्स ये वेक्टर हैं x1 x2 हैंस दी वेक्टर्स आर कौन से वेक्टर जो क्वेश्चन में दिए थे ये और ये जो 2 वेक्टर दिए थे वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। मैंने कहा था 0 के लिए इंडिपेंडेंट और अगर 0 नहीं आते तो डिपेंडेंट। हैंस दी वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ये हमने क्वेश्चन किया तुम्हारा चौथा। ये जो अभी कर गए हैं वो कब कब आया है 69 79 81 1969 69 79 और 81 ये आया है। अब मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 कल ये अपना चैप्टर ये भी खत्म हो जाएगा बस अगला एक और बचा है और इतना करने के बाद सेकंड पेपर शुरू करूंगा। समझ में आ रहा होगा क्योंकि इतना इजी टॉपिक है ये तो समझ में आना ही चाहिए कम से कम। अभी तक सब समझ में आया होगा। चलिए 5वां क्वेश्चन क्या है सो दैट दी वेक्टर्स ये दिए हैं 1 1 0 3 1 3 और 5 3 3 आर लीनियरली डिपेंडेंट ये लिख रहे हैं सो दैट ये चौथा हटा दीजिए ये वाला 5वां शुरू हो गया
और जो पांचवा आया है वो 1982 में आया है, 1982 में। तो क्या है ये पांचवा क्वेश्चन, लिखिए सो दैट, दिखाइए कि सो दैट दी वेक्टर्स 1 1 0 1 1 सीखते रहना, 1 1 0 3 1 3 3 1 3 और 5 3 3 5 3 3। ये जो दिखाने हैं, सो दैट माने दिखाई है, दी वेक्टर, ये तीन जो लिखे हैं वो कैसे हैं, आर लीनियरली डिपेंडेंट, आर लीनियरली डिपेंडेंट। अभी पिछला क्वेश्चन था वो इंडिपेंडेंट का था, तो वहां सभी a1 a2 के मान 0 आए थे। अब की बार डिपेंडेंट का है तो अब 0 नहीं आएंगे, बल्कि इज नॉट इक्वल टू 0 आएंगे। देखिए कैसे करते हैं इसको, यहां पर इनका नाम देना पड़ेगा। अगर यहाँ x1 बराबर x2 बराबर x3 बराबर लिखा होता तो हम लेट नहीं करते, लेकिन यहाँ मुझे लेट करना होगा। लेट x1 बराबर है 1 1 0, इसको 1 1 0 को x1 बोल दिया, कॉमा, और x2 बराबर है 3 1 3 और कॉमा, और x3 बराबर जो है वो हो गया 5 3 3। इनको मैंने तीनों को नाम दे दिया, लेकिन फॉर्मूला सबका एक ही है कि नाउ फॉर, कंडीशन एक ही लगाते हैं, लेकिन वो a1 a2 a3 के जो मान आते हैं उन पर बाद में फिर निर्भर करता है कैसा होगा। तो यहाँ वही कहना है कि नाउ फॉर लीनियरली डिपेंडेंट and independent of vectors. Now for linearly dependent and independent of vectors, कॉमा लगा के कहेंगे we have, क्या कहेंगे, we have, क्या बनेगा, x1 x2 x3 तीन है तो कोफिशिएंट भी तीन चाहिए, a1 a2 a3, तो a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 बराबर o। तीन ही वेक्टर हैं तो हमारे तीन ही कोफिशिएंट की जरूरत होती है, और जो कोफिशिएंट की जरूरत होती है वो कोफिशिएंट यदि 0 आ जाते हैं सभी, तो ये x1 x2 x3 हमारे इंडिपेंडेंट कहलाते हैं, और जब ये 0 नहीं आते हैं तो ये हमारे डिपेंडेंट कहलाते हैं। जबकि कंडीशन दोनों के लिए एक ही है, चाहे डिपेंडेंट की बात हो चाहे इंडिपेंडेंट की। चलिए कैसे लिखेंगे, a1 ये लिख लिया, और a1 इंटू x1, x1 का मतलब 1 1 0, और प्लस a2 लिखेंगे ये वाला, और a2 के बाद लिखेंगे कितना, x2, x2 का मतलब 3 1 3, और प्लस ये हम a3 लिख लेंगे, और a3 के लिए लिखेंगे x3 का मान 5 3 3, और बराबर o का मतलब हो गया 0, वेक्टर का मतलब 0 0 0, क्योंकि ये 3 एलिमेंट वाले हैं तो उसमें भी 3 एलिमेंट होंगे। अब हम जोड़ते हैं, जोड़िए, तो पहले में पहला ही तो जुड़ेगा, तो समीकरण क्या बना, 1 इंटू a1, या लिख भी लो 1 इंटू a1, 1 इंटू a1 प्लस 3 इंटू a2 और प्लस 5 इंटू a3 बराबर 0, नंबर 1। अगले वाले उठाइए, दूसरे नंबर वाले 1 इंटू a1 प्लस 1 इंटू a2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाऊंगा इसलिए 1 भी लिख लेता हूँ, 1 इंटू a2 और प्लस के 3 इंटू प्लस 3 इंटू a3 बराबर 0, नंबर 2। तीसरा उठा लीजिए 0 इंटू a1, लिख भी लो 0 इंटू a1, बहुत आराम मिलेगा, 0 इंटू a1 और 3 इंटू a2, 3 इंटू a2 और 3 इंटू प्लस 3 इंटू a3
बराबर 0। इसको मैंने एक बात और लिख ली, ये तो 0 हो ही गया, चलिए ऐसा ही लिखा रहने दीजिए। नंबर 3, अब हम क्या करते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं क्या लगा रहा हूं, लेकिन इतना कहूंगा फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट। तुम खुद समझ लीजिए क्या किया है। फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, इस तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे आगे के। जो वेक्टर दिए हों उनको वेक्टर को डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ वेक्टर्स की कंडीशन में लगाइए उनको, और फिर इनको ऐड करते हुए समीकरण बना लीजिए। अब यहाँ से हमें समीकरण हल करने हैं और a1 a2 a3 के मान लाने हैं। यदि a1 a2 a3 के मान हमारे 0 0 0 आए तो कह दीजिए इंडिपेंडेंट, और इज नॉट इक्वल टू 0 आए तो कह देना डिपेंडेंट। फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, 1 और 2 से क्या मिला, यहाँ पर लिखते थे a1 अपॉन बराबर लिखते थे a2 अपॉन, और यहाँ माइनस लगा दें तो फिर क्रम एक ही बना रहेगा, a1 अपॉन, फिर लिखेंगे माइनस a2 अपॉन, और फिर प्लस का a3 अपॉन। प्लस माइनस प्लस कर लिया है तो अब क्रम एक ही रहेगा। और फ्रॉम 1 एंड 2 की बात कर रहे हैं तो a1 के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जिसे हिंदी में वज्र गुणन विधि कहते थे, तो a1 को जब बंद कर लूंगा तो कैसे लिखते हैं, 3 त्रिका 9 माइनस 3 त्रिका 9 माइनस 5 एकन 5। चलिए अब जब a2 को बंद कर लेते हैं क्रम वही रहेगा। जब हम a2 को बंद कर लेते हैं, और अगर माइनस न लगाते तो पहले ऐसे करते, लेकिन चूंकि माइनस लगा लिया है तो क्रम यही रहेगा, 3 एकन 3 और बीच में माइनस आता है, और 5 एकन 5 ये आपने लगाया होगा। और जब a3 का निकालते हैं तो a3 बंद कर लेते हैं, और 1 एकन 1 और बीच में माइनस, और 3 एकन 3। अब देखते हैं, समझ में आ जाना चाहिए। अगला वीडियो बनेगा उसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। लास्ट एक चैप्टर और है, और एक छोटा सा है, 1 दिन का काम है, उसमें 2-4 दिन का काम बचा है बस। चलिए, दैट इज मीन्स, इसका मतलब a1 अपॉन कितना हो गया, 9 में से 5 गया 4 हो गया ये, और ये 3 में से 5 गया तो माइनस का 2, और माइनस पहले से लगा है तो a2 अपॉन प्लस का 2 हो गया, इज इक्वल टू, और 1 में से 3 गया माइनस 2 तो a3 अपॉन माइनस 2। यहाँ पर बराबर k कह लेते हैं तो क्या लिखेंगे, k से k कह लिया। अब जब k कह लिया, हर क्वेश्चन में यही करना है आपको, केवल ये बना लेने हैं, फिर वज्रगुणन विधि लगानी है और बराबर k से कह देना है। वैसे कायदे से अभी नहीं कहना था, क्योंकि 2 से डिवाइड था, तो अथवा में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 से डिवाइड करना तो सबको ही करना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 दूनी 4 लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 एकन a2 अपॉन 2 एकन 2 लिख सकते हैं, और a3 अपॉन 2 एकन 2 कहें तो -1। अब कह दीजिए बराबर k से, तो देयरफॉर a1 अपॉन 2 बराबर k है, तो यहाँ से a1 का मान हो गया 2k, और कॉमा a2 का मान हो गया ये वाला k, और कॉमा a3 का मान, a3 अपॉन -1 बराबर k, तो इसका इधर गुणा करेंगे तो a3 का मान हो गया -k। अब एक बात ध्यान रखना, ये a1 a2 a3 के मान मैंने किससे निकाले हैं, 1 और 2 से, तो 1 और 2 से निकाले हैं, तो अब इनको 3 में रख देना, और 2 और 3 से निकालें तो 1 में रख देना। क्लियर हो गया, मतलब अब तुम इसी में रख दोगे 1 और 2 में, तो ये तो संतुष्ट ही कर जाएंगे, क्योंकि इनसे ही निकले हैं हमारे ये। पहले और दूसरे से निकालिए वज्र गुणन लगा के a1 a2 a3 के मान, पहले दूसरे से, और तीसरे में रख दीजिए। द वैल्यूज ऑफ, मैं लिख भी देता हूँ कहीं भूल जाओ, द वैल्यूज ऑफ a1 a2 a3 पुट इन इक्वेशन 3 वी गेट। 3 में रख दो, चलो 3 क्या है, 0 × a1 है, तो उसे तो मैं लिखूंगा नहीं,
अब हमारा 3 क्या है, 0 इंटू A1 को मत लिखो तो क्या है 3 इंटू A2 प्लस के 3 इंटू A3 बराबर 0, और 3 भी कॉमन लेके 0 में चला गया तो क्या मिला A2 प्लस A3 बराबर 0। अब एक बात बताइए, ये 3 बन गया है, अब इस 3 में हम लगाते हैं A2 का मान, देखना कितना है A2 का मान, A2 का मान कितना है K, A3 का मान कितना है -K, और बराबर क्या चल रहा है 0। तो एक बात बताइए कि जब यहाँ से हमारा K से K कट गया तो K डज नॉट एग्जिस्ट, क्या हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना हमारा कि यहाँ होता 2K, यहाँ होता K, तो 2K में से K गया तो K बचता, तो K का मान 0 आ जाता, वो K का मान यहाँ लगा देते तो ये तीनों के तीनों 0 हो जाते, और जब A1 A2 A3 0 हो जाते तो वो इंडिपेंडेंट कहलाते। लेकिन यहाँ क्या K का मान निकाल लोगे, नहीं। जब प्लस का K और माइनस का K बराबर फंस जाता है तो हमारा क्या हो गया, क्यों डज नॉट एग्जिस्ट है। इसलिए आज मैं तुम्हारा ये क्लियर कर दूं कि इसका मान है K और इसका मान है -K बराबर 0, तो यहाँ से K कॉमन ले लें तो ये हो गया 1 - 1 बराबर 0, तो यहाँ से K बराबर हो गया 0/1 -1, और 1 से 1 कट जाता है, K से K कभी काट मत देना क्योंकि K तो अननोन वैल्यू है। K कॉमन ले लीजिए तो 1 - 1 हो गया, तो K बराबर आ गया 0/, और 1 से 1 कैंसिल हो गया 0, और 0/0 को कहते हैं इनडिटरमिनेट। तो K की वैल्यू कैसी है, इनडिटरमिनेट, अनिर्धारित, 0 में 0 का भाग ही नहीं दे सकते। और माने अथवा ये कह सकते हैं, चाहे तो कहिए K हमारा ऐसा मान है जो हमारा इनडिटरमिनेट है, अनिर्धारित है, निर्धारण नहीं हो सकता क्योंकि 0 में 0 का भाग दे ही नहीं पाते हैं। तो K बराबर कैसा आया, इनडिटरमिनेट कहिए, और माने अथवा या कहिए डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। और जब K का मान इनडिटरमिनेट होता है तो देयरफॉर तो K के अब यही मान रहेंगे। क्यों, K का मान डिटरमिनेट होता या ज्ञात होता तो हम यहाँ जरूर लगा देते, लेकिन K का मान ज्ञात न हो के कैसा है, इनडिटरमिनेट मीन्स अज्ञात, जिसे ज्ञात नहीं किया जा सकता या डज नॉट एग्जिस्ट। जब K ज्ञात नहीं हो सकता तो अब तो A1 A2 A3 के मान K में ही रहेंगे, और अगर ज्ञात हो जाता तो यहाँ रख देते। तो ध्यान रखना, जब K और -K बराबर फंस जाएं तो अपने आप इनडिटरमिनेट हो जाएगा। तो K के मान A1 A2 A3 के मान यही रहेंगे। देयरफॉर A1 का मान 2K, A2 का मान K और A3 का मान -K ही रहेगा। इस K को हम हटा नहीं सकते। क्यों, K का मान मिल जाता तो हम यहाँ जरूर लगा देते, लेकिन K का जब मान ही नहीं मिला तो A1 A2 A3 की जो वैल्यूएशंस हैं वो डिपेंड ऑन K। तो ये हमारे मान हमारे आ चुके हैं। तो जी बताइए A1 A2 A3 के मान किसके पदों में है, K के पदों में। अरे भाई तुमने K का मान क्यों नहीं लगाया, क्योंकि K हमारा इनडिटरमिनेट था, अनिर्धारित, या डिटरमिनेट माने ज्ञात करना, तो इनडिटरमिनेट हो गया अज्ञात। K का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, और K का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता तो यहाँ पर K का मान लगा भी नहीं सकते। तो A1 A2 A3 के मान K पर ही डिपेंड करेंगे। तो डिपेंड करेंगे K पर तो हो गया डिपेंडेंट, और K पर डिपेंड नहीं करते। कब, जब यहाँ K का मान मिल जाता तो कह देते इंडिपेंडेंट। हैंस अगर K पे डिपेंड कर रहे हैं तो डिपेंडेंट कह दो, और K का मान मिल जाता या लगा देते तो इंडिपेंडेंट कह देते। हैंस दी वेक्टर्स आर, जो क्वेश्चन में दिए थे, हैंस दी वेक्टर्स आर लीनियरली। अच्छा, लीनियरली क्यों कहते हैं, क्योंकि लीनियरिटी की कंडीशन लगाते हैं हम, A1 X1 प्लस A2 X2 ये वाली, इसलिए कहते हैं हैंस दी वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, कहना डिपेंडेंट। वेक्टर कैसे हैं, आर लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, ये हमें
सिद्ध करना था। क्लियर हो गया? चलिए एक क्वेश्चन और कर देते हैं। अगर k का मान यहाँ नहीं मिले तो हो गया k पर निर्भर करेगा, तो k पर डिपेंड करेंगे तो डिपेंडेंट हो गया। और k का मान मिल जाए, मिल कब जाएगा? जो k प्लस के और माइनस के बराबर फंस जाएंगे तो हमारा डिपेंडेंट होगा, इसी पर निर्भर करेगा k पर। अगर k और माइनस के कम ज़्यादा होंगे, जैसे होता ये 3k, ये होता 2k या k, तो इसमें से घटा देते तो k का मान मिल जाता। तो वो k का मान मिलता, वो k की जगह यहाँ लग जाता, तो फिर वो k पे डिपेंड नहीं करता। और k पे डिपेंड नहीं करता तो डिपेंड नहीं करने को कहते हैं इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर क्या है अगला? ये चौथा हो गया। पांचवा 82 में आया था, लगा दिया मैंने। और छठवां जो करने जा रहा हूं वो आप देखना कितने बार आया। लगता है आज ही खत्म हो जाएगी। अगर आप इस क्वेश्चनों को करने लगे घर पे, इसी को देख के, इसी विधि को, तो आप खुद खत्म कर लेंगे। लेकिन 2-1 क्वेश्चन मेरे लिए रह जाएंगे जिसमें किसी में टेक्निक होगी, वो तो आप इनको करना। और सभी लोग फोन करके हमसे बात करें, कुछ बात करनी है तुम लोगों से। सभी लोग, बॉयज एंड गर्ल, सभी लोग अलग अलग अपने अपने कॉल करके हमसे बात करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट दी वेक्टर्स, शो दैट दी वेक्टर्स, कैसा दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल सही दिख रहा है। शो दैट दी वेक्टर्स शो दैट दी, छठवां चल रहा है। और 7वां होमवर्क, 8वां होमवर्क, 9वां होमवर्क, लेकिन 10वां नहीं करना, 11वां होमवर्क। तो इसका मतलब मेरा 10वां और 12वां 2 मेरे रह गए, खत्म हो गया चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 10 और 12 रह जाएंगे मेरे। अगर होमवर्क इस हिसाब से करोगे तो कैसे करोगे? क्वेश्चन नंबर 6 मेरा चालू हुआ है, जो है सो दैट दी वेक्टर्स 1 2 3 1 2 3। मैं शांति से करूंगा, अब की बार जरूर सीख लेना। k से k कट जाए तो k का मान मिल नहीं रहा, और नहीं मिल रहा तो a1 a2 a3 के मान k पर निर्भर करेंगे। और अगर k का मान मिल जाए तो लगा दो, और k पर निर्भर करें तो डिपेंडेंट, और k का मान मिल जाए वो वहां लगा दो, तो इसका मतलब k पर निर्भर नहीं करेंगे तो इंडिपेंडेंट। इतनी सी बात है। 1 2 3 3 - 2 1 3 - 2 1। और तीसरा है 1 - 6 - 5। तीसरा है 1 - 6 1 - 6 - 5। ये 2 क्वेश्चन मुझे करने आ गए। अब खत्म हो गया, आज ही खत्म हो गया चैप्टर। आर लीनियरली डिपेंडेंट। अच्छा, इंडिपेंडेंट का चौथा हो गया, डिपेंडेंट का 5वां अभी हुआ, और फिर डिपेंडेंट का आ गया है। तो सो दैट क्या दिखाना है कि ये 3 वेक्टर हैं, वो कैसे हैं? आर लीनियरली डिपेंडेंट कब आए हैं? 71 88 89। ये क्वेश्चन आया है 1971 88 89 और 92। इतनी बार आया। आखिर आएगा कहां से? केवल आपको ध्यान रखना है कि सूत्र हमारे पास एक ही है। मान डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ये a1 a2 a3 पर निर्भर करता है। और निर्भर क्या करता है कि k बराबर फंस जाएंगे प्लस माइनस के, तो k डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, तो वो डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि अब a1 a2 a3 के मान k पर ही निर्भर करेंगे। और जब k का मान कम ज़्यादा होते हैं प्लस माइनस के, तो k का मान हमें एग्जिस्ट मीन्स ज्ञात हो जाता है, और ज्ञात हो जाए तो वहाँ लगा देते हैं, तो k पर डिपेंड नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं इसको, शुरू करिए इसे। लेट, हमने इन वेक्टरों को मान लिया क्या? x1 बराबर 1 2 3। अब इसी में सीख लेना। और x2 बराबर 3 - 2 1 3 - 2 1। और x3 बराबर 1 - 6 - 5।
ठीक है ये। अब वही भाषा लिखेंगे, सबके लिए होता है ना फॉर लीनियरली डिपेंडेंट एंड independent vectors we have dependent and independent vectors we have a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3 is equal to O। तो ये a1 लिख लीजिए और x1 का मतलब है 1 2 3 प्लस a2 लिख लीजिए और इसका मतलब है 3 माइनस 2 1 1 और प्लस a3 लिख लीजिए ये वाला और x3 की वैल्यू है 1 माइनस 6 माइनस 5 और बराबर O का मतलब 3 एलिमेंट हैं तो 0 0 0। चलिए पहले में पहला जोड़ा जाता है तो ये हो गया 1 इंटू a1 1 इंटू a1 3 इंटू a2 और 1 इंटू a3 बराबर 0 नंबर 1। अगला लीजिए 2 इंटू a1 माइनस 2 इंटू a2 और माइनस 6 इंटू a3 बराबर 0। और चाहिए इसको अथवा में लिखो, 2 का भाग जा रहा है इसमें तो ये हो गया हमारा a1 और माइनस a2 2 का भाग दे रहा हूँ 2 3 6 और माइनस 3 a3 बराबर 0। इससे 2 न कह के मैंने इससे 2 कह दिया, एक ही बात है, अथवा लगा। तीसरा देखिए 3 इंटू a1 प्लस 1 इंटू a2 3 इंटू a1 3 इंटू a1 1 इंटू a2 और माइनस 5 इंटू a3 बराबर 0 नंबर 3। चाहे कोई से उठा लीजिए, जैसे हमने पहला दूसरा उठाया तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 पहले और 2 से निकालो a1 a2 a3 के मान और तीसरे में रखना फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट 1 और 2 से हमें क्या मिला a1 अपॉन बराबर माइनस का a2 लिखिए यहाँ पर माइनस a2 अपॉन और बराबर a3 अपॉन। समझ में आ रहा होगा। a1 अपॉन कैसे लिखेंगे, कौन से उठाए मैंने ये, तो a1 बंद कर लीजिए 3 त्रिका 9 माइनस का 3 त्रिका 9 माइनस का और बीच में माइनस आता है लगा लिया और ये हो गया 1 1 1 माइनस का तो ये हो गया +1। अब a2 बंद कर लीजिए, चूंकि माइनस लगा लिया है तो क्रम यही वाला रखना। a2 बंद कर लिया, 1 का गुणा -3 में -3 बीच में माइनस आता है और इस 1 का गुणा करेंगे हम किस में, इस 1 में तो 1 1 1 ये हो गया। a3 बंद कर लीजिए तो क्या होगा, इस 1 का गुणा -1 में -1 बीच में माइनस आता है। 1 का गुणा a3 बंद कर लिया तो 1 का गुणा -1 आ गया, बीच में माइनस आता है और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 इंटू 3 3 हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा देखिए आके क्या हुआ, यही कर देते हैं। a1 अपॉन कितना हुआ, 1 निकल गया तो -8 लिखिए a1 अपॉन -8 इज इक्वल टू ये माइनस का 4 हो गया और ये माइनस ऊपर है तो a2 अपॉन 4 हो गया। ठीक है, और ये हमारा 3 और 1 -4 तो a3 अपॉन -4 हो गया। और मीन्स अथवा इसको हम क्या करें, हम -4 का भाग दे देते हैं तो -4 का दोगे तो 2 बार जाएगा a1 अपॉन 2 और -4 का दोगे तो यहाँ -1 हो जाएगा, -1 हो गया और -4 का दोगे तो यहाँ a3 अपॉन प्लस का 1 हो जाएगा। तो इसको मैंने कह लिया k से माने कह लिया, k कह लिया तो दैट इज मीन्स इसका मतलब a1 का मान आ गया 2k, a2 का मान आ गया -k और एंड a3 का मान आ गया हमारा प्लस का k। अब क्या कहोगे, दीज वैल्यूज, चलो ऊपर ही चलते हैं,
क्या कहेंगे, जो A1 A2 A3 के मान आए हैं वो 3 में रखने हैं, क्योंकि 1 और 2 से निकाले हैं तो 3 में रखना। तो इससे ऊपर काम खत्म कर देते हैं ना, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज तो तुम जन्म से ही हो, तुम्हें कंफ्यूज करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, इतना स्लो मोशन में और बढ़िया तरीके से शायद किसी ने नहीं समझाया हो, और अभी भी तुम कह दोगे मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि आप तो हर बात में कंफ्यूज हैं। पढ़ाई में मन नहीं लगता। लड़का जब मैं वीडियो डालता हूं तो उसके कम से कम 6 घंटे बाद तो वीडियो देखता है, क्योंकि वो वीडियो देखने के लिए फिर मौसम बनाता है कि मौसम बन जाए तब मैं देखूं, क्योंकि 1 घंटे का वीडियो है तो 1 घंटा कौन एक जगह पर रुक सकता है, बच्चा तो 10 मिनट नहीं रुकता है। चलिए, यही कमी है, इसीलिए नंबर खराब आते हैं। दिमाग को स्थिर रखिए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। A1 A2 A3 के मान ये आ चुके हैं। दीज वैल्यूज, यहाँ कहेंगे जो दीज वैल्यूज निकल के आए हैं, या द वैल्यूज ऑफ A1 A2, ऐसे लिखिए, द वैल्यूज ऑफ A1 A2 A1 A2 A3 पुट इन, किस में रख दी जाए, पुट इन 3 बी गेट, 3 में मैंने रख दिया, रखो। 3 इंटू A1, A1 का मान 2 के, तो 3 इंटू A1 इंटू नीचे लगाया जाता है और बीच में लगा दिया तो दशमलव हो जाएगा। तो 3 इंटू A1 ये नीचे लगाने चाहिए, यूं नीचे लगाए जाते हैं, इंटू का चिन्ह गुणा का मतलब, बीच में लग गया तो दशमलव हो जाएगा। तो 3 इंटू A1, A1 का मतलब हो गया 2 के, 3 इंटू A1, और फिर 3 इंटू A1, फिर 1 इंटू A2, A2 का मतलब है माइनस के, ठीक है, A2 का मतलब माइनस के, और -5, और A3 का मतलब है कि बराबर 0। 3 दूनी 6, ये हो गया 6 के, और 5 और 1 6, ये भी हो गया -6 के। कहिए प्लस के प्लस 6 के माइनस 6 के बराबर फंस गए कि नहीं, तो के डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि के बराबर लिखें, के कॉमन ले लें तो ये हो गया 6। कभी कह भी मत देना 6 के से 6 के कट गया, क्यों, के की तो आप वैल्यू निकाल रहे हैं, तो के काट कैसे दोगे, के अननोन वैल्यू है। कहीं अननोन वैल्यू कटती है, वेरिएबल नहीं कटते। जैसे कहीं कहते हो कि 2x माइनस एक्स, तो ऐसे कैसे कह दोगे, ये बताइए, x में से x घट रहा है कि 2 में से 1, इसका कहेंगे x इंटू 1, तो इधर कहोगे 2 माइनस 1 x कॉमन, तब यहाँ पर कहोगे 2 में से 1 गया 1, तो 1 इंटू x, तब कहोगे x। जो थोड़ी कह दोगे 2x में से x गया, क्योंकि x तो हमारे वेरिएबल है, ये 2 में से 1 घटेगा। क्यों, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, आंकिक मान होते हैं, वो घटते हैं, कभी हमारे वेरिएबल नहीं घटते, और जिसकी हम वैल्यू याद कर रहे हैं, जो अननोन वैल्यू है, वो नहीं घटती। तो ऐसे मत कहना के से के घट गया, नहीं, 6 से 6 घट गया, ये बोलो, के तो कॉमन हो गया, के कॉमन हो गया, और 6 माइनस 6 बराबर 0, तो के बराबर हो गया 0/6 माइनस 6। ऐसा कहीं फंस जाए तो डिपेंडेंट, और के का मान यहाँ मिल कैसे जाता, यहाँ होता 6 के और यहाँ होता ऋण के 5 के, और 6 के में से 5 के गया तो 1 के बचता, तो के बराबर 0, तो के का मान 0 फिर यहाँ लगा देते तो ये सभी 0 हो जाते, तो इंडिपेंडेंट। और अगर ये के डज नॉट एग्जिस्ट है तो डिपेंडेंट। इतनी सी बात थी। 6 से 6 कट गया हमारा, 6 से 6 कट जाएगा तो ये हो गया 0/0, और 0/0 को क्या कहते हैं, के बराबर कैसी वैल्यू है ये, इनडिटर्मिनेट, अज्ञात, डिटरमिनेट, इनडिटर्मिनेट, और इसी को कहते हैं, अथवा डज नॉट एग्जिस्ट भी कह सकते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट वैल्यू, जो एग्जिस्ट न हो। और के डज नॉट एग्जिस्ट है तो देयरफॉर, जब के का मान ही संभव नहीं है, तो अब A1 A2 A3 के मान कहें क्या होंगे, तो वो के पदों में ही रहेंगे, क्योंकि के का मान लगाना संभव नहीं। तो देयरफॉर A1 बराबर रहेगा हमारा 2 के, A2 बराबर रहेगा माइनस का के, और A3 बराबर के ही रहेंगे, ये मान के पदों में ही रहेंगे, क्योंकि के का मान यहाँ लगा नहीं सकते, क्योंकि के की वैल्यू इनडिटर्मिनेट या डज नॉट एग्जिस्ट हो।
अब आगे लिखेंगे अगर के पदों में है तो इसका मतलब के पे डिपेंड कर रहे हैं तो डिपेंडेंट कह दो, और के का मान मिल जाए इसका मतलब डिपेंड नहीं कर रहे तो उसे इंडिपेंडेंट कह दो। हैंस द वेक्टर्स आर, हैंस द वेक्टर्स आर, हैंस द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। समझ गए होंगे। इसी तरह से एक दो क्वेश्चन करना और आगे जो दो चार रह भी गए वो कल हम खत्म करके फिर चैप्टर चेंज कर देंगे। ठीक।